नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके जो आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है, यूपीपीसीएस मेंस का जो एग्जाम है और आप जो अक्टूबर में पीसीएस का देंगे वहां पर भी आपके लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण रहेगा। आज के सेशन में हम हमेशा की तरह नए तथ्यों को पढ़ेंगे और एक प्रश्न जो है मैंने दिया हुआ है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और ये तभी आप हल कर पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, सारे करंट अफेयर्स को, उसकी सूचना को समझेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुसीमा जल संधि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। एकांकागुआ एडिज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन इन सारी की जो सूचनाएं हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो अभी चर्चा में है, वो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो देख लेंगे। अगर आप इसका पूरे का आंसर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने करंट अफेयर्स की जो क्लास है, ये जो सेशन है, वो अच्छी तरह से किया है। बात करें सबसे पहले हम एंडीज पर्वत की बात कर लेते हैं। तो एंडीज पर्वत है क्या है? एंडीज पर्वत क्यों चर्चा में है? एक अध्ययन के अनुसार एंडीज पर्वत के ग्लेशियर के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है, जल संकट हो सकता है। हम जानते हैं कि जल आपूर्ति को लेकर के पूरे विश्व में एक नई सोच पैदा हो रही है, अवेयरनेस पैदा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मीठे जल का स्रोत मात्र 1% पर पूरी जो जीव प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति है, जीव जंतु है स्थल के, वो डिपेंड है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत के बारे में हम सोच रहे थे। एंडीज पर्वत है कहां पर है? तो एंडीज पर्वत आपका दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका अगर ऐसे माने तो इसके जो आपका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी जो तट है, वहां पर ये एंडीज पर्वत है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। क्या है? यह एक बलित पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण महासागरीय नाजका प्लेट के दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने से हुआ है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कंसेप्ट से पूछा जा सकता है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण महासागरीय नाजका प्लेट के दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने से इसका निर्माण हुआ है। लंबाई की बात, इसकी लंबाई लगभग 4500 मील है और 7 दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक ये फैला हुआ है ना। ये 4500 मील दे रखा है, किलोमीटर में नहीं है, किलोमीटर में 7000 किलोमीटर के आसपास है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, 6960 मीटर है। और माउंट एकांकागुआ की बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखो, मैं बात कह रहा हूं, आप समझना कि जिस तरह से ये माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में है। बात दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहां पर आकर के दक्षिण अमेरिका रहेगा और एकांकागुआ उसकी चोटी है, सबसे हाईएस्ट चोटी है। तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं तो माउंट एकांकागुआ दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। अब कंफ्यूजन मत होइएगा, समझ लो। उत्तरी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा? माउंट एकांकागुआ है। यहां पर ज्वालामुखी बात करें तो ओजुस डेल सलादो है, ये जो कि सुप्त ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा हाईएस्ट सक्रिय एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची माचा पिच्चू जो है वो एंडीज पर्वत में ही आती है। यहाँ का अल्टीप्लेनो पठार तिब्बती पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्टीप्लेनो पठार क्या है? यह तिब्बती पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके पास में। चलिए इसे आप मैप में थोड़ा देख लेते हैं। मैप की हम देख लेते हैं तो ये हमारा दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका का ये जो आपका पश्चिमी है और यहीं पर आपके क्या है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर इक्वाडोर में यहाँ पर कोटोपैक्सी है।
यहां से पूछा जा सकता है। कोटोपैक्सी है, यहां पर चिम्बोरेजी है, चिम्बोरेजी है, ठीक है। ये क्या है, दोनों ये ज्वालामुखी है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर ओजोस डेल सलादो आ जाएगा। कौन सा? ओजोस डेल सलादो ये भी ज्वालामुखी है। और यहां पर माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ है। अब यहां से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बच्चों एक तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, दूसरा ये जो आपका है ये आपके जो क्रम है, चोटियों का जो क्रम है, वोल्केनो का जो क्रम है, वो पूछा जा सकता है, जैसे कोटोपैक्सी, चिम्बोरेजी, ओजोस डेल सलादो और माउंट एकांकागुआ, ठीक है। थोड़ा सा और अगर मैं बात करूं यहां से, तो दक्षिण अमेरिका में थोड़ा और देख लेते हैं। तो ये ब्राजील है, और ब्राजील में जो घास के मैदान है वो है कैंपोस, याद आई हो तो याद ही कर लो, ठीक है। वेनेजुएला में लानोस, लानोस कहां पर है? वेनेजुएला, ये वेनेजुएला पड़ेगा। और पंपास अर्जेंटीना में, क्या है? अर्जेंटीना में ये घास के मैदान है, ठीक है। ये चर्चा में था इसलिए आपको याद होना चाहिए। अगला है सरहुल महोत्सव है। सरहुल महोत्सव की बात करें तो सरहुल महोत्सव सरना देवी से संबंधित है, प्राकृतिक की देवी है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मेंस के लिए भी लिखने को पूछा जा सकता है, पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। झारखंड और छोटा नागपुर के क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है। सरहुल महोत्सव के बारे में बात कर लीजिए, तो यह महोत्सव झारखंड की उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है साल वृक्ष की पूजा। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साल वृक्ष को सरना मां का निवास स्थान माना जाता है। आदिवासी वैसे भी प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। प्रकृति को सबसे ज्यादा जानने का अगर किसी को पास मौका मिला है तो वो आदिवासी समुदाय है। इसीलिए ये प्राकृतिक रूप से ज्ञान संपदा को पीढ़ी दर अपने अंदर संजोए रहते हैं। सरना गांव की प्राकृतिक शक्तियों से रक्षा करने वाली आपकी देवी है। यह त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा है। सूर्य पूजा पृथ्वी के प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होने पर यह आधारित है। यह त्योहार हर हिंदू पंचांग के पहले महीने यानी चैत के तीसरे दिन चैत शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु यानी फागुन के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये क्या है? झारखंड है। अब झारखंड किससे बना था आपको मालूम होना चाहिए। बिहार का जो आदिवासी इलाका था, तो जो दक्षिण का इलाका था वो झारखंड था, और उत्तर प्रदेश का जो जहाँ सोनभद्र जिला है वो झारखंड की सीमा को टच करता है। ये भी आपको क्लियर याद होना चाहिए। झारखंड का आप देख लें तो मैंने झारखंड का नक्शा है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाना, चर्चा में है वो पढ़ाना है, ज्योग्राफी है उससे संबंधित जो डेटा है वो आपको पढ़ाना है। क्योंकि आजकल जो प्रश्न बच्चों आ रहे हैं, बदलते पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कुछ भी आके पढ़ा दिया। जो टॉपिक है उसी की स्टैटिक पार्ट से आपको जोड़ देता है एग्जामिनर। अगर आपने दोनों को नहीं पढ़ा है तो फिर आप धोखे में रह सकते हैं। इसलिए जब भी पढ़ें तो करंट को स्टैटिक पार्ट से जोड़ते हुए पढ़ें, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे आप ज्योग्राफी का हो। आजकल तो ये कॉम्बो प्लान ज्यादा आ रहा है। ये झारखंड है, झारखंड की राजधानी आप जानते हैं रांची है। उत्तर देखें तो ये बिहार से कट के बनाता हो, इसके उत्तर में आपका क्या है? बिहार है, इसकी सीमा है, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, स्टेट है, तो ये इसकी सीमा पूछी जा सकती है, ये किन किन से घिरा हुआ है ना। तो उत्तर में ये बिहार है, और पूर्व में जाएंगे तो ये पश्चिमी बंगाल से घिरा हुआ है। दक्षिण की मैं बात करूं तो ये यहाँ पर उड़ीसा आता है। इसके दक्षिण में कौन सा है? एक उड़ीसा, आप जानते हैं उत्कल, ओडिशा, ठीक है, ये उड़ीसा पड़ेगा। यहां देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, और ये आपका यूपी है। ये कौन सा? छत्तीसगढ़ है। तो इतने से ये घिरा हुआ है। मुझे लगता है अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है, यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की है। इंडेक्स हो, सूचकांक हो या रिपोर्ट हो, जब भी कोई संस्था जारी करती है तो वहां से प्रश्न बन जाता है। और हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, या कोई आपदा को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट आती है तो मुझे लगता है आपको उससे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और अपने नोट्स में उसे स्पेशल जगह पर लिखना चाहिए, ताकि आप उसका आसानी से याद कर सकें
और जल्दी उस मोड तक पहुंच सके। देखिए, इस रिपोर्ट में शिक्षा और पोषण के बीच के आपसी संबंध को दर्शाया गया है और ये यूनेस्को ने जारी की है। अभी हाल ही में फ्रांस में एआई सम्मेलन हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन हुआ। उसके बाद यह सम्मेलन भी हुआ, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन हुआ। कौन सा? न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन है, यह आपका फ्रांस में हुआ। और इसी अवसर पर एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की गई। हमारे खाने का, हमारे पोषण का सीधा संबंध हमारी शिक्षा से भी है। बच्चों को अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो उसका बौद्धिक विकास नहीं होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, उसका संवेगात्मक विकास नहीं होगा, उतना अच्छी तरह से नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपकी लर्निंग आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। इस पर यह रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। केवल इसे इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए कि केवल ये हमारे लिए एग्जाम में आएगा, ये आपको हमारे लिए एक सामाजिक जानकारी है, शैक्षिक जानकारी है, जो बहुत जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार पोषण और शिक्षा के बीच पूरक संबंध की बात करें तो पोषण का शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया से गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समेकित बाल विकास योजना के कारण सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9% और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर 11% बढ़ी है। बच्चों को स्कूल में भोजन दिए जाने से नामांकन, उपस्थित और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में बायो फोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोर किशोरियों की एकाग्रता क्षमता और स्मरण में सुधार हुआ है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, अब ऐसे ही प्रश्न बदल करके एग्जामिनर पूछ सकता है कि बायो फोर्टिफाइड बाजरे का सेवन कौन सा स्टेट करा रहा है अपने बच्चों को, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, पूछ लेगा इससे क्या हुआ। इस बायो फोर्टिफाइड बाजरे की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एकाग्रता या उनकी स्मरण शक्ति है वो बड़ी है, कथन कारण में, तो ऐसे बना देता है। इसलिए अब डिटेल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना मैं भी एक दो लाइन पढ़ा करके जा सकता था। ध्यान रखिएगा, मैं गंभीरता के साथ सिस्टम से आपको पूरा कराऊंगा और इस बात को विश्वास करना पड़ेगा आपको, है ना। पोषण का लैंगिक समानता और न्याय पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसका लैंगिक समानता और न्याय पर कैसे प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। भारत में पीएम पोषण कार्यक्रम में बालिकाओं और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि देखी है। मतलब पोषण मिलेगा तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पढ़ने जाएंगे ही जाएंगे। बात ही समझे? तो लैंगिक समानता को आपको अगर रखना है किसी राष्ट्र को, किसी समाज को, किसी परिवार को, तो आप उसके पोषण स्तर को अच्छा रखिएगा, लैंगिक समानता आएगी, बच्चियों को मौका दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, मुझे लगता है कि ये पूछी जा सकती है। शिक्षा का पोषण पर प्रभाव की बात कर रहे हैं तो अंतर पीढ़ीगत और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शिक्षित माताओं की पसंद और व्यक्तिगत स्थिति स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करती है। शिक्षा का पोषण पर तो प्रभाव पड़ता ही है, ध्यान रखिएगा। सिफारिश से बात करें तो पोषण शिक्षा में बदलाव है, तो बाल शिक्षा से लेकर वयस्क शिक्षा तक स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, ये थोड़ी सिफारिश है। स्कूलों को प्रयासों के केंद्र में रखना है, यानी एक समग्र विद्यालय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे स्कूली भोजन, पोषण, शिक्षा, शारीरिक गतिविधियां और पाठ्येतर पहलें आदि शामिल हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर क्षमता का निर्माण करना है। यह कदम से सभी स्तरों पर ज्ञान एवं कौशल में मौजूद अंतराल को खत्म करने में मदद कर सकती है। शिक्षा और पोषण के बीच संबंधों की निगरानी भी करना है हमको, ताकि स्कूली भोजन एवं संबंधित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की निगरानी प्रणाली को मौजूद बनाया जाना चाहिए, ताकि एक अच्छी प्रणाली जब विकसित होगी, बच्चों तक ज्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, अच्छे टीचर भी उपलब्ध रहेंगे, तो राष्ट्र विकास करता है। अगला है स्मार्ट सिटीज मिशन की कार्य अवधि जो है वो 31 मार्च 2025 को क्या हो गई? समाप्त हो गई है। ध्यान रखना, स्मार्ट सिटी मिशन है 100 इसमें शहर चुने गए थे। 2015 में ये योजना आई थी। उद्देश्य यह था कि 100 शहरों में बेहतर सुविधाएं, मौजूद अवसंरचना और संधानी विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता को सुधार करना है। अब इसके कार्यान्वयन मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता था। क्षेत्र आधारित विकास का जो दृष्टिकोण है ना, और इसके तहत सभी 100 शहरों में लक्षित टारगेट हस्तक्षेप के लिए शहर में एक निर्धारित क्षेत्र का चयन किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य था कि जो शहरों में आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य यही था। अगर अभी हाल ही में समुद्री पक्षी
और वो मन्नार की खाड़ी और जो एडम ब्रिज है उसको उसके आसपास ये घोंसले बनाने लगे हैं, प्रेजेंट करने लगे हैं, ये चर्चा में है। अब देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको मैटर है। समुद्री पक्षी जिसे हम पेलेजिक बर्ड्स भी कहते हैं। एडम ब्रिज आप जानते हैं एडम ब्रिज कहां पर है? एडम ब्रिज आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है। एडम ब्रिज के रेतीले टीलों पर समुद्री पक्षियों की प्रजनन कॉलोनियों को देखा गया है। और जब भी इन्वायरमेंटल ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसकी जो ज्योग्राफी है, उसका जो न्यूज है, उसकी जो करंट अफेयर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडम ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। समुद्री पक्षी बात कर रहे हैं तो पेलाजिक बर्ड्स के बारे में आप समझ लीजिएगा ये क्या होते हैं। ये अपने जीवन का अधिकांश भाग खुले समुद्र में ही बिताते हैं। ये समुद्र तट से हजारों मील दूर तक भी पाए जा सकते हैं, लेकिन तेज हवाओं और तूफानों के दौरान ये कहाँ आते हैं? ये तट पर आ जाते हैं। इसलिए मौसम की जानकारी देने वाले भी सूचक है। जो तटवर्ती वाले जो लोग हैं वो जानते हैं अगर बड़ी मात्रा में पक्षी अगर तट की तरफ आ रहे हैं तो तूफान के संकेत है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तटवर्ती जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं या द्वीप पे जो रहने वाले आदिवासी जातियां हैं, उनके पास अपना अलग साइंस है। उनकी भाषाई साइंस आपकी आपदा प्रबंधन को भी मतलब मैनेज कर सकती है। ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए देखें, ब्राउन नॉडी, ब्राइडल टर्न, सॉन्डर्स टर्न और लिटिल टर्न है, ये इसके इन पक्षियों के उदाहरण हैं। ये आकार में बहुत बड़े भी होते हैं, बेहतर तैराक होते हैं, इनके पंख बहुत लंबे और पतले होते हैं, इन्हें बिना विश्राम किए लंबे समय तक उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हजारों मील की ये दूरी भी तय कर सकते हैं, इतनी इनकी क्षमता है। तो ध्यान, एडम ब्रिज इंपॉर्टेंट है, आपका समुद्री पक्षी इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रजातियां कौन सी हैं, घोंसला बना रही हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, बात करें भारत में पारंपरिक नववर्ष की बात कर रहे हैं तो नववर्ष को लेकर के चर्चा है। तो यहां से पूछे जा सकते हैं कि भारत में परंपरा के रूप में नववर्ष कैसे मनाते हैं, कौन सी जनजातियां मनाती हैं। हम जानते हैं हमारा जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी कनिष्क ने का राज्यारोहण का तिथि माना जाता है, कनिष्क के समय से माना जाता है शक संवत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना 78 ईस्वी है माने। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से परंपरा के रूप में समुदाय नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, भारत के अलग अलग शहरों में विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए जा रहे हैं, जैसे चैत्र शुक्लादि। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, चंद्र पंचांग कैलेंडर पर आधारित है। उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही शुरू होता है। उगादि की हम बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उगादि का संबंध कितने स्टेट से है? आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से है। उगादि शब्द युग यानी काल और आदि मतलब शुरुआत से मिलकर के बना है। गुड़ी पड़वा की बात कर लेते हैं तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा आदि में ये मनाया जाता है। चेटी चंड की हम बात कर रहे हैं, यह सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है, जो सिंधी का जो धार्मिक पर्व है। बात करें साजिबू चेईराओबा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साजिबो नोगमा पनमा चेईरोबा मेत्तेई नववर्ष, मेत्तेई समुदाय मणिपुर का, ठीक है, उनका ये नववर्ष का त्योहार है। ठीक है, अभी म्यांमार में देखो भूकंप आया। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? सीस्मोलॉजी में किया जाता है ना। आपने याद नहीं किया तो समझ लीजिएगा, जो भूकंप है उसका किसमें अध्ययन करते हैं? भूकंप का सीस्मोलॉजी में, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। और सीस्मोग्राफ पर इसको नापा जाता है। म्यांमार में भूकंप आया है, ठीक है, और उसका एक कारण है वो है सॉइल लिक्विफिकेशन। ये शब्द बहुत चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र है, इसने ये जानकारी प्रदान की है कि सॉइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई है। ठीक है, भूकंप हुआ लेकिन जो सॉइल लिक्विफिकेशन है उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रक्चर, उसके जो ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हुआ है। सॉइल लिक्विफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल मतलब मृदा की बात कर रहे हैं। ये ऐसी परिघटना है जिसमें मृदा का जो खंड है ठोस की बजाय लिक्विड यानी तरल की तरह व्यवहार करने लगता है।
इस घटना को हम सॉइल लिक्विफिकेशन कहते हैं। अब ये होता कब है, ये समझ लीजिए। ये तब होता है जब सतह के नजदीक असंगठित और जल संतृप्त मृदा तीव्र भूकंपीय झटकों के कारण अपनी मजबूती खो देती है। झटका लगा, उसका जो बॉन्ड है वो टूट गया और यही कारण होता है वो खिसक जाती है। इसे बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन है। यदि यह लिक्विफिकेशन इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे अगर होता है तो स्वाभाविक है जो स्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो म्यांमार में हमारे जो अभी हाल में जो क्षति हुई है उसका कारण क्या है, सॉइल लिक्विफिकेशन है। भूकंप से तो हुई है लेकिन सॉइल लिक्विफिकेशन से ज्यादा हुई है। ये आप देखें तो ये हमारा म्यांमार है, ठीक है ये, और म्यांमार के देखें तो ये आपका सीमा बांग्लादेश को टच करती है, ये हमारी इंडिया है, प्यारा सा हमारा भारत है। और इसका इधर बात करें तो ये चाइना को टच करता है म्यांमार, और ये इधर लाओस को करता है, और ये थाईलैंड को करता है, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, ये गल्फ ऑफ मर्तवान है, मर्तवान की खाड़ी, पूछ सकता है कि मर्तवान की खाड़ी कहां पर है, और ये हमारी बे ऑफ बंगाल है। यहां पर आप जानते हैं कि रंगून यहाँ इसकी पहले की राजधानी थी, अब वर्तमान में इसकी राजधानी नेपिडा है। क्या है, नेपिडा है, और उसे पैगोडा का देश भी म्यांमार को कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहते हैं। आई थिंक अब आप इसको समझ रहे होंगे। और यहाँ की जो मांडले जेल है, कौन सी, मांडले जेल है, और मांडले जेल में किसको रखा गया था, तो मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, और इसी जेल में उन्होंने पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। मांडले जेल में सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक थोड़ी निवेदन है, अगर आपको क्वालिटी वाइज अगर मैटर है, एक स्पेशल, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उस दायरे में नहीं जा रहा हूं कि कुछ फैक्ट जो आपको आते हैं उन्हीं पे घुमाता रहा, नहीं, बदलते पैटर्न पर ये इसी तरह से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आरओ और एआरओ के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं कि पुराने पैटर्न पे आएगा, कुछ नहीं है। हम तो पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ाते थे, आज भी डिटेल में पढ़ाते हैं। इससे आपको आपका जो सफल होने, आपकी जो सफल होने की जो दर है वो ज्यादा होगी, ठीक है। रिस्क नहीं है, लगता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। टोंगो में भूकंप आया, अभी जहां जहां घटनाएं होती हैं उसकी ज्योग्राफी, उसका इन्वायरमेंटल न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशांत महासागर में एक देश है टोंगो, ठीक है। यहाँ पर 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये मानिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऊपर, ठीक है। इसके 3 द्वीप हैं, वैसे टोटल तो 170 द्वीप हैं, ठीक है, लेकिन 3 मुख्य द्वीप समूह में यह विभाजित है। टोंगा टापू इसके दक्षिण में है, हाओपाई मध्य में है, और उत्तर में बबाऊ है। तो ऐसे बनाना चाहिए, गलत लिख दिया है, बबाऊ ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। बबाऊ के बाद में आपका क्या आना चाहिए था, हाओपाई आना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है ना क्रम, और नीचे में क्या आ जाएगा, टोंगा, ठीक है, टापू। लोम यहाँ की राजधानी है, लोम क्या यहाँ की राजधानी है, ठीक है। यह राष्ट्रमंडल का और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हपाई समूह में काऊ द्वीप पर है, ठीक है। पोजीशन की बात कर लें तो यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर हमारा क्या है, टोंगो है। टोंगो की बात करें तो यहां पर आप जाएंगे तो किंगडम ऑफ टोंगो है, ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब यह देखें, दक्षिण कोरिया बहुत चर्चा में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, बहुत डेवलप कंट्री है। दक्षिण क्यों सुर्खियों में स्थल है, ये देखो, वर्तमान में दक्षिण कोरिया अब तक सबसे भीषण वनाग्नि की घटना का सामना कर रहा है, वन की अग्नि का। ध्यान रखना, वन की अग्नि को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दावानल, दावानल बोलते हैं। दक्षिण कोरिया के बारे में बात करें तो ये पूर्वी एशिया का पार्ट है। ये किससे घिरा हुआ है, तो ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, यानी उत्तर कोरिया है ना,
और पूर्व में इसके कौन सा सागर है? पूर्वी सागर है, जिसे हम जापान सागर कहते हैं। दक्षिण में पूर्वी चीन सागर है और पश्चिम में पीला सागर है। ठीक है। 38 समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है। ठीक है। पूरी तट पर यहाँ पर ताइवे पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? ताइवे पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर जेजू द्वीप पर आपका एक माउंट हल्ला विलुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट हल्ला। ठीक है। द्वीप जेजू द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। और ये कोरिया जलडमरू मध्य में स्थित है। नदियां बात करें तो हान नदी और नागडोंग नदी यहाँ की नदियां हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं, कहां पर है, तो ये आप देख रहे हैं, ये दक्षिण कोरिया है। ये क्या है? ये दक्षिण कोरिया है और ऊपर उत्तरी कोरिया है। ठीक है। ये येलो सी है, यानी पीला सागर है। मैंने बताया था यहां पर पीला सागर कहां पर है? इसके पीला जो सागर है बच्चों, ये इसके पश्चिम में है। ठीक है। और ये कौन सा है? जापान सागर है। कौन सा? जापान सागर है। ठीक है। यहां पर 3 जल संधियां मिलेंगी। तो एक मिलेगी वेस्टर्न चैनल, फिर आएगी कोरिया स्टेट और एक है सुसीमा स्टेट। ये तीनों का क्रम पूछा जा सकता है ना। पहले कौन सा है? वेस्टर्न। वेस्टर्न के बाद क्या है? कोरिया, और कोरिया सुसीमा। और ये दोनों दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ठीक है। अगर डिटेल में आप बात करें तो यहां जापान दिखाई दे रहा होगा। जापान का ये होक्काइडो है। कौन सा है? होक्काइडो। ठीक है। और होक्काइडो, और ये आपका होन्शु द्वीप है। कौन सा? होन्शु द्वीप है। होक्काइडो और होन्शु के बीच में सुगारू स्टेट है। सुगारू जल संधि है। कौन सी है? सुगारू जल संधि है। और यह है सखालिन। सखालिन और होक्काइडो के बीच में ला पेरोज जल संधि है। ला पेरोज जल संधि है। ठीक है। रसिया और सखालिन, इन द्वीपों के बीच में ये तातार स्टेट है। तातार जल संधि है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तातार जल संधि, क्रम पूछा जा सकता है। तातार जल संधि के नीचे ला पेरोज और सुगारू है। ठीक है। और इधर ये ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है। मुझे लगता है कि अब आपको ज्योग्राफी और इसकी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। और सेशन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर दीजिएगा। और वो मैंने आज के ही वीडियो से बनाया है। अगर आपने इसे गंभीरता से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर देंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।